चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको स्लाइड शो हो रहा है सब लोगों को? जी सर। यस सर। अच्छा, और आवाज़ भी क्लियर है? कहीं डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही या स्किप तो नहीं हो रही? नो सर। चलें, दैट्स गुड। तो अगर बीच में इन एनी केस अगर कनेक्शन वीक हो जाता है तो आप फ़ौरन टेक्स्ट ड्रॉप कर देना या माइक ऑन करके बता देना। क्योंकि सम टाइम कनेक्टिविटी इशू की वजह से बीच में वॉइस ड्रॉप हो जाती है और प्रेजेंटर को पता भी नहीं चलता कि वो जो बोल रहा है अगलों तक आवाज़ जा ही नहीं रही। तो माइक ऑन करके या यहाँ पे टेक्स्ट ड्रॉप कर देना। आई विल चेक दैट। तो आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पे है। इससे प्रीवियसली हम अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन है अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में, वी कैन टेक दैट। अदरवाइज हम आज के टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स? Okay, then we can continue. So again to confirm, आवाज क्लियर है? जी सर, आवाज क्लियर। चलो, that's good. So numerical differentiation, it's actually solving differential equations with the numerical techniques. नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं एक एनालिटिकल सॉल्यूशंस होती हैं इक्वेशंस के, अलजेब्रिक इक्वेशंस या डिफरेंशियल इक्वेशंस के, और एक बेसिकली जो हम जब कंप्यूटर पे सॉल्व करते हैं तो हम उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। तो it's not only about solving the differential equations. Numerical techniques can be applied to various mathematical operators. उसमें इंटीग्रेशन भी हो सकती है, उसमें डिफरेंशिएशन भी हो सकती है, and many more. जो डिफरेंस है वो बेसिकली ये है कि समटाइम इट्स वेरी कन्वीनियंट कि आप जो सामने आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन है आप उसको बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स या इक्वेशंस के जो बेसिकली डेरिवेशन रूल्स हैं आप उनको फॉलो करते हुए एनालिटिकली उसका सोल्यूशन तक अप्रोच कर जाते हैं। बट समटाइम दिस इज़ नॉट पॉसिबल और दिस इज़ नॉट कन्वीनियंट कि अगर जो रिलेशनशिप हैं वो कम्प्लेक्स हैं, इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको एनालिटिकली सॉल्व करके उसका सोल्यूशन डिटरमिन करना sometime it's not possible or sometime it's not convenient. So then we prefer to use computer codes or we prefer to use alternate techniques के जिसके थ्रू हम उन relationships को या उन equations solve करके end results तक पहुंच लें. So this is all the background of the numericals. And today's topic is specific on the numerical differentiation or the solving differential equations numerically. Otherwise, अगर एक differential equation है, you can take integral or you can integrate over a certain limits. Then you can end up with again a mathematical relationship or mathematical equation. वो mathematical equation जो है वो आपकी reduced form में it can be algebraic equations at the end. If you start with the partial differential equation, then one time you integrate it, then you can arrive to differential, and if you derive integrate it again, then you can end up with the algebraic equation. But before going into the numerical method, we need to have a quick look कि actually इसकी ज़रूरत फील किस तरह से हो रही है या how does it work. उससे पहले थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको प्रीव्यू करने की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे कोई सा प्रॉब्लम है
A parachutist of mass 68.1 kg jumps out of a stationary hot air balloon. So this is given. Compute velocity prior to opening the chute. The drag coefficient is equal to certain value per kg per second. So with this given information, you are required to calculate the velocity just before opening the parachute. और वो बेसिकली है या तो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी जो पीक वेलोसिटी होती है या उसको अप्रोच कर लेता है या फिर द पैराशूटिस्ट इज अबाउट टू टच द ग्राउंड. सो इन कंडीशन में जो पैराशूटिस्ट है वो अपना पैराशूट ओपन कर लेता है. So that's a problem, and the required is to compute the velocity. So one way is just somehow if we figure out कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो ग्राउंड को टच करने वाला है, तो हम उस टाइम पे कैलकुलेट कर लें वेलोसिटी को, या इफ वी फिगर आउट कि जहाँ पे उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है, मींस कि अपने टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लेता है, तो उस टाइम पे कैलकुलेट करें. देयर कैन बी नंबर ऑफ वेज, बट द फंडामेंटल प्रॉब्लम इज जैसे ही वो पैराशूटिस्ट करता है सर्टेन फोर्स फॉलिंग बॉडी को जो गवर्न करती है. फॉर एग्जांपल उसमें एक फोर्स होगी जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी और एक फोर्स है जो उसको अपवर्ड एक्ट कर रही होगी. जो डाउनवर्ड है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अपवर्ड इज ड्यू टू द बायोंसी इफेक्ट जो कि रिएक्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स का. सो दोनों जो फोर्सेस हैं उसके मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स गिवन है. So with the given that we have the mathematical relationship for the upward acting force and the downward acting force, we can determine the acceleration. और वो acceleration करना it's not a big thing. वो simple जो Newton's law of motion है उसको follow करके हम determine कर सकते हैं that the acceleration is force divided by mass, or we simply know it F equals ma. और जो अगर फोर्सेस हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड हैं दोनों को प्लेस करते हैं, देन वी हैव अनदर फॉर्मूलेशन. दिस इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स and with the negative sign we have upward directional force because the effect of both of the forces is opposite, so that's why we have negative force acting upward. And the C is basically proportionality constant, or we can call it a drag coefficient, and its value is given 12.5. And this is a derivative equation. We can solve this derivative with respect to time, and for that we don't need to do much. We can simply take the integral of both sides and integrate from zero velocity to maximum velocity and zero time to maximum time. क्योंकि जब पैराशूट जैसे ही जंप करने लगेगा बैलून से, at that time time is zero and the velocity is zero, और जैसे ही वो maximum speed को पहुंच जाएगा we can take it velocity v and time at t. So इसको solve करना it's not a big thing. Only one variable is t. इनमें से कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं होगा जो कि t पे बेस कर रहा होगा. Mass is independent, gravitational acceleration is independent, so we can very simply solve this problem. और ये उसका analytical solution है. ठीक है, this is one way to approach it. और इस analytical solution को solve करते रहेंगे. At different time we'll get different velocities, और at certain points हमें feel होना शुरू हो कि with respect to time velocity को बहुत ज़्यादा vary नहीं कर रही. That means the parachute is ये आप लोगों को आवाज आ रही है? सर नो बीच सर, में नहीं आ आवाज रही ड्रॉप थी. हो गई. आवाज ड्रॉप हो गई है. जी, अभी दोबारा आवाज आ रही है आपको? यस सर,
यस सर। चलो, तो मेरी तरफ से कनेक्शन ड्रॉप कर गया था। सो दैट्स गुड। इज दैट ओके सो फार? कि अब इस रिलेशनशिप से जो रिक्वायर्ड है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है जस्ट बिफोर ओपनिंग द पैराशूट, वो बेसिकली वो वेलोसिटी वो कैलकुलेट करनी है। वो वेलोसिटी कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका ये है कि वी हैव द एनालिटिकल सॉल्यूशन। सो यू कैन प्लॉट velocity as a function of time. It will be something like that कि स्टार्ट में उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जो फोर्स है वो मैक्सिमम एक्ट कर रही है, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी के फंक्शन के तौर पे जो इसकी ड्रैग फोर्स है या अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो भी आस्ते आस्ते इंक्रीज कर रही है। बट द डाउनवर्ड फोर्स इट डजंट। सो जैसे जैसे वेलोसिटी टाइम बढ़ता जाएगा उसके साथ उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन उसका जो ट्रेंड होगा वो टर्मिनल वेलोसिटी को अप्रोच करता जाएगा और उसकी स्लोप जो है वो मैक्सिमम से मिनिमम होती जाएगी अनटिल अनलेस कि जो इस कर्व की स्लोप होगी जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा तो उसके बाद वो जीरो हो जाएगी और वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा या जीरो एक्सेलरेशन, लेट्स से जीरो एक्सेलरेशन के साथ फिर फर्दर मूव। सर आवाज जी, अगेन आर यू ड्रॉप विद हो मी? जी, अ, अभी सर दोबारा से आवाज आवाज अगेन आ ड्रॉप। गई आपको? जी सर आ गई। चलो, लेट्स गो। सो इसको सॉल्व करने के लिए यू डोंट नीड टू डू मच। सर आवाज ड्रॉप हो गई है। सर आवाज ड्रॉप है। मैंने एक्चुअली अपना नेटवर्क स्विच किया है। अभी आपको आवाज आ रही? मैंने नेटवर्क स्विच किया है। सर डिस्टॉर्शन है, आवाज यस सही सर, अब तरह से बेहतर नहीं है आ आवाज रही। आपकी। अच्छा, अभी रुक रही डिस्टॉर्शन है? अभी थोड़ा सा शुरू। है। यस सर। ठीक हो गई है सर, ठीक हो गई है। अच्छा, चले, मैंने नेटवर्क स्विच किया है। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ये बेसिकली है उसकी एनालिटिकल अप्रोच कि जिसमें आप एक फंडामेंटल गवर्निंग लॉ है जो कि उस फ्री फॉलिंग बॉडी को गवर्न कर रहा है और उसमें डेरिवेटिव है। आप डेरिवेटिव को एनालिटिकली सॉल्व करके आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। So regarding maximum velocity before approaching the ground or opening the parachute, it will be here, something around 53 meter per second. That will be the maximum velocity. And once the parachutist has approached this velocity, उसके बाद velocity उसकी constant हो जाएगी क्योंकि उसका जो acceleration होगा, जो difference होगा, वो खत्म हो जाएगा और free falling body अपनी terminal velocity attain कर लेगा। That's a one way to approach this problem. Another way is कि ये जो derivative है यहाँ पे, if जो right hand side है, if that's also function of time, right? Or it's not that convenient to solve this derivative to get this analytical solution. Then we have to go to another technique. फिर हम इस तरह से इसको analytically solve नहीं कर पाएंगे. So then the alternate is rather than going to analytical solution, numerical determine करने के लिए the approach is you have this relationship कि जिसमें derivative को define किया हुआ है by governing law
And the approach is, rather than analytically solving, let's solve it numerically. और numerically solve करने के लिए we approximate that, or we assume that the derivative of velocity with respect to time is nothing more than the difference of velocity with the difference of, ठीक है. अगर ये एब्सोल्यूट डिफरेंस में इसको ले जाते हैं तो एब्सोल्यूट डिफरेंस में इट्स मच कन्वीनियंट कि आप नेक्स्ट वेलोसिटी, नेक्स्ट टाइम पे वेलोसिटी माइनस लास्ट टाइम पे वेलोसिटी डिवाइडेड बाय नेक्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम एट द प्रेजेंट टाइम, आप इस तरह से उसको न्यूमेरिकली कंप्यूट कर लें. और अगर इस तरह का रिलेशनशिप आ जाए न्यूमेरिकली कंप्यूट करने के लिए, देन वी कैन यूज कंप्यूटर एल्गोरिथम वेरी कन्वीनियंटली. तो इसके लिए फिर प्रॉब्लम नहीं होगा. जो एग्जिस्टिंग टाइम पे वेलोसिटी है वो, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द जीरो टाइम, उस वक्त वेलोसिटी जीरो है और बाकी कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हुए हम वो वेलोसिटी को प्रोसीड कर सकते हैं टुवर्ड्स द हायर टाइम्स, या जो मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी तरफ प्रोसीड कर सकते हैं. बट फॉर सॉल्विंग द डिफॉल्ट assumption is this derivative will be equal to zero, will be equal to this absolute differences if the step size we change the temperature difference very small or infinitesimally small or close to zero. If this assumption is true, then the absolute differences we can correlate it with the derivative. This is how the derivative is defined. But the problem is this condition is not always true. Delta t approaching zero. और उसको अगर यहाँ पे देख लें एनालिटिकली जो सॉल्व किया हुआ है, it takes around 12 seconds with the 47, let's say it takes around 30 or 40 seconds. We can closely approximate infinity 30-40 seconds, so let's say. अब 30-40 seconds को अगर solve करना है with the conditions कि जो उसमें delta t है that approaches to zero, that means we may need millions of points or billions of points to very closely approximate this. Otherwise अगर हम इसको delta t approaches to zero नहीं करेंगे, then ये जो condition है ये rightly satisfied नहीं होगी. Then we will have a difference between the analytical value and the numerical value. Anyway, this is a good way to approximate. अब यही जो चीज़ है जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन में, आप उसको नंबर्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. सो नंबर्स के साथ अगर रिप्लेस कर दें, जस्ट रीअरेंज द रिलेशनशिप एट नेक्स्ट टाइम. जो वेलोसिटी होगी दिस इज नथिंग मोर देन द प्रेजेंट टाइम वेलोसिटी प्लस सम कोएफिशिएंट्स, और उसमें वेलोसिटी भी आ रही है जो डिपेंडेंट फंक्शन है, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम. ठीक है, ये सारे जो पैरामीटर हैं यहाँ पे दीज आर कांस्टेंट पैरामीटर्स. सो एनीवे, विद द अवेलेबल इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. और अवेलेबल इंफॉर्मेशन इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द जीरो टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो जीरो थी. दिस इज व्हाट वी नो कि जैसे ही वो बैलून से जंप किए तो बैलून अगर स्लाइटली मूव भी कर रहा है, वी कैन फेयरली अज्यूम दैट कि वहाँ पे वेलोसिटी पैराशूटिस्ट की है, दैट इज जीरो. और जैसे ही वो प्रोसीड कर रहा है टाइम इंक्रीज हो रहा है, एंड दीज कांस्टेंट पैरामीटर्स विल गवर्न कि कितनी फास्टली उसने ग्राउंड की तरफ अप्रोच करना है. सो विद द अवेलेबल इंफॉर्मेशन ith, we change the step to i+1 and we can compute i+1. It will depend how fastly we change this number from I to i+1 with respect to independent parameter delta t. So anyway, that's a way. It has its benefits and it has its drawbacks as well. जो analytical solution है, it has this solid dark curve. अब इस solid dark curve को approximate करना, this is in our hands कि हम कितना fairly approximate करते हैं. अगर हम उसको significant delta t ले लेंगे, ti minus ti+1 or its opposite, then we'll definitely not have the same derivative or the same gradient, and we will end up with the actual derivative dv over dt. It will not be the same as delta v over delta t, because we cannot take this assumption that delta t approaches zero or delta t is equal to zero. This is not always possible, क्योंकि 40 seconds के लिए भी उसको solve करना पड़ता है
और 40 सेकंड्स को 1 बाय 1 सेकंड भी करेंगे तो 40 एलिमेंट्स आएंगे, 40 दफ़ा 40 टाइम्स कंप्यूट करना पड़ेगा टू रीच फ्रॉम 0 टू 40 सेकंड्स। और हर स्टेप में जो डेल्टा टी होगा वो 1 सेकंड होगा, and 1 second may be significant number, and one is not equal to 0 or approaches to 0, so that's a limitation. So that's an alternate way to solve the complex equation. Then we have two solutions. One is analytical and the other one is numerical. So both of the solution may have different numbers. Let's say at 12 seconds, numerically we computed 50.01 meter per second, but analytically or with the exact solution we have 47. So there is a difference between them. At second 4, we have analytically 27.8 meter per second, but numerically the value is slightly higher, 32.04. So there is a difference between analytical and the numerical solution. So we can plot velocity as a function of time to have a good graphical feeling कि किस तरह से change कर रहे हैं. And the solid line is the analytical solution and the dotted line is the approximate or the numerical solution. और दोनों में difference है. They are not always the same until unless कि जो relationship है it's like that, और जो step size है it's in our control, we can take a very small step size. We can have a fairly good relationship between approximate solution and the exact or analytical solution. But for a person who use computer to solve all these problems, उसके लिए ये बड़ा इन दोनों में डिफरेंस कितना है? At any point ये जो कंप्यूटेड वैल्यू होगी न्यूमेरिकली और कंप्यूटेड वैल्यू होगी एनालिटिकली और एग्जैक्ट वैल्यू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? जितना ये डिफरेंस कम होगा उतना ही हमारी अप्रोक्सीमेशन बेटर होगी और सोल्यूशन हमारा रिलायबल होगा, ये हर पॉइंट के दरमियान. सो इट्स इन आवर इंटरेस्ट हम समहाउ ये डिफरेंस को रिड्यूस कर लें. ठीक है, ये जितने भी नंबर्स के बीच में डिफरेंस है इसको रिड्यूस कर लें. और इसको रिड्यूस करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट कि एरर कितना है या डिफरेंस कितना है. इफ वी नो द डिफरेंस फिर हम उसके अकॉर्डिंगली हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, या डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं उनकी अपनी एक एरर वैल्यू होती है कि इट कैन गो अप टू द मैक्सिमम दिस डिफरेंस वैल्यू, उससे कम पे नहीं ये नहीं कर सकती. इट हैज़ टू हैज़ दिस मिनिमम एरर. आप जब भी कंप्यूट करेंगे एक्चुअल एरर उससे ज़्यादा ही होगा, मिनिमम वहाँ पे होगा. सो दीज आर द क्या कहेंगे लिमिटेशंस ऑफ द न्यूमेरिकल टेक्निक्स भी हैं. जितनी अच्छी न्यूमेरिकल टेक्निक होगी उतना ही आप उसको बेहतर सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं. हमारे जितने भी कंप्यूटर कोड्स हैं जो कि नंबर्स को सॉल्व करते हैं, दे आर ऑलमोस्ट ऑल डिपेंडेंट ऑन द न्यूमेरिकल सोल्यूशन टेक्निक्स. आपके फाइनाइट डिफरेंस की बेस पे कर रहे हैं या एलिमेंट की बेस पे या वॉल्यूम की बेस पे, ये जितने भी हमारे जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स हैं ये ऑलमोस्ट सारे के सारे न्यूमेरिकल टेक्निक्स बेस पे काम कर रहे हैं. until unless we know the mathematical relationship जिसको आप सिंपली उसको सॉल्व कर सकें. डिस्क्रीट जब भी सॉल्व करना होगा, डिस्क्रीट इज बेस्ड ऑन सम न्यूमेरिकल टेक्निक. अगर वो कंटिन्यूस रिलेशनशिप है, आप कंटिन्यूस रिलेशनशिप को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं विद एनालिटिकली डिफाइनिंग सम नंबर्स. सो ये जो एरर्स हैं, एरर्स की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं. एक्चुअली द एरर इज कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है और उसकी जो अप्रोक्सीमेशन है डिफाइन की है उसकी अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू क्या है. दैट्स सिंपली द एरर. बट दिस इज नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट कि हम एरर को इस तरह से डिफाइन कर लें. समटाइम जो डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल अगर आप नंबर्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंस इज 5 यूनिट्स. 5 यूनिट्स इन मीटर में भी may not be significant, लेकिन अगर वो सेंटीमीटर्स में है it can have a different value. So really जो एरर है ट्रू वैल्यू और अप्रोक्सीमेशन का डिफरेंस जो है एब्सोल्यूट नंबर्स के साथ, उसको समटाइम उसको फील करना या उसकी बेस पे जजमेंट पास करना, दिस इज नॉट पॉसिबल. उसको फ्रैक्शनल रिलेटिव एरर के तौर पे भी डिफाइन कर लेते हैं कि ट्रू एरर कितना है, और एरर इन दोनों की वैल्यू में से हम सब्ट्रैक्ट करके जो ना कैलकुलेट कर सकते हैं. और उसको
अगर डिवाइड कर देंगे कि सर एक्चुअल आवाज़ वैल्यू ड्रॉप हो कितनी गई। थी। जी अभी आ रही है आवाज़? जी सर। अच्छा, तो समटाइम इट्स रिलेटिवली इजियर कि हम उसको विजुलाइज कर सकें इफ वी सिंपली डिवाइड इट विद द ट्रू वैल्यू। तो उससे जो रिलेटिव वैल्यू है रिलेटिव वैल्यू आ जाएगी। या समटाइम हम रिलेटिव वैल्यू रिलेटिव एरर को परसेंट की बेस पे भी हम डिफाइन कर लेते हैं। दीज आर ऑल द अल्टरनेट वेज कि जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एरर को डिफाइन करने के लिए। लेकिन जब न्यूमेरिकली सॉल्व कर देते हैं तो समटाइम जो ट्रू वैल्यू है वो हमारे पास नहीं होगी। ठीक है, अगर एनालिटिकल सोल्यूशन है एक कंटिन्यूस रिलेशनशिप की फॉर्म में, फंक्शन की फॉर्म में, तो फिर तो ट्रू वैल्यू एट एनी इंडिपेंडेंट नंबर पे या इंडिपेंडेंट वैल्यू पे हम डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन की वैल्यू। लेकिन जब ऑलरेडी अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेशन में फिर ट्रू सोल्यूशन कैसे आएंगे, तो वो स्लाइटली डिफिकल्ट होता है। then we rather go to approximate estimate of error, ठीक है, जिसमें जो ट्रू वैल्यू है that is also the approximation, also the approximate value। तो ऐसे केस में दिस इज alternate error value, जिसको approximate estimate of error भी sometimes कह देते हैं। and we define it like the current approximation minus the previous approximation, दो consecutive approximated values, उसके बीच में डिफरेंस कितना है, और इसको डिवाइड कर देते हैं जो करंट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है उस पर डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज द रिलेटिव इन दैट टर्म्स, और वी कैन टेक अ परसेंटेज ऑफ दैट। अब इसमें समटाइम इट्स वेरी ट्रिकी जब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं उसमें ये अक्सर ये ट्रबलसम होता है कि अगर हमारे पास ऑप्टिमम वैल्यू मोर देन वन है, समटाइम वी term local optima, or sometimes we have global optima out of the local optima। तो इट्स पॉसिबल कि वो एक सर्टन डेप्थ पे या एक वेल में जाके वो ड्रॉप कर जाए, वो उसको समझ ले कि ये उसकी करंट और प्रीवियस वैल्यू में ये डिफरेंस मिनिमम हो गया, और जो हमारी डिफाइंड स्पेसिफिकेशंस के हैं उसके अकॉर्डिंगली देन वी मे हैव अ सॉल्यूशन जो एक्चुअली हम डिज़ायर कर नहीं रहे होते। तो उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं अप्रोक्सीमेट एरर फाइंड करने की बेस्ड ऑन द अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज। एनीवे दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ द एरर। लेकिन न्यूमेरिकल टेक्निक में जो सबसे इंटरेस्टिंग होता है जिसको यूज़ करना होता है वो ट्रंकेशन एरर है इन टर्म्स ऑफ द न्यूमेरिकल टेक्निक। अब न्यूमेरिकल टेक्निक्स जितनी भी होंगी वो भी एक सर्टन लिमिट तक एक्यूरेसी या प्रिसीजन तक अप्रोच करवाएंगी, उससे ज़्यादा वो नहीं करवा पाएंगी। या तो उससे ज़्यादा अगर करना चाहते हैं देन यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग फॉर नथिंग, कि ऐसी माइन्यूट सी एक्यूरेसी अवेल करने के लिए आप बहुत बड़ी टाइम कंजम्पशन कर रहे हो। तो दैट्स डिपेंडेंट ऑन द न्यूमेरिकल टेक्निक दैट यू आर फॉलोइंग। अब वो ट्रंकेशन एरर कैसे डिफाइन करते हैं? लेट्स से जो प्रीवियस एग्जांपल थी उसमें प्रीवियस एग्जांपल में जो वेलोसिटी एट नेक्स्ट टाइम इंटरवल थी उसको कंप्यूट कैसे किया? वेलोसिटी एट प्रेजेंट टाइम इंटरवल प्लस सम कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट के अंदर जो वेलोसिटी एट प्रेजेंट टाइम इंटरवल वो भी इंक्लूड हो रहा है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया था डिफरेंस ऑफ टाइम इंटरवल के साथ। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस ऑफ टाइम इंटरवल है ये एक्चुअली कंट्रोल कर रहा होता है ओवरऑल के इसके एक्यूरेसी कितनी होगी, प्लस जो न्यूमेरिकल टेक्निक इटसेल्फ फॉलो कर रहे होते हैं वो भी डिसाइड करेगा कि ये वाला जो वेलोसिटी की एक्यूरेसी आएगी, ये जो सोल्यूशन निकलेगा वो कितना एक्यूरेट होगा और कितना क्लोज होगा टू द एग्जैक्ट सोल्यूशन। हम आगे इसकी एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, then we may have a better idea about it. So this is how we have done, but the question is whether this is the right way or not। और ये बेसिकली हम इस तक पहुंचे कैसे थे? बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव, और वो डेरिवेटिव को डिफाइन हमने किया था कि नेक्स्ट टाइम इंटरवल माइनस प्रेजेंट टाइम इंटरवल वेलोसिटी ले लें और इसको डिवाइड कर दें, जो टाइम इंटरवल का डिफरेंस है, जो टाइम इंटरवल है उस पर डिवाइड कर दें, then we can have the derivative। ठीक है,
और वो डेरिवेटिव एक्चुअली हमने dv by dt के इक्वेट किया था. This is how we started, and this relation is where we ended up. So ये जो relationship है, it all started from the definition of the derivative in terms of the absolute differences. तो अब ये जो है ये एक्चुअली दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ये जो डेरिवेटिव है राइटली. अदरवाइज हम अगर ये डेरिवेटिव किसी तरह से सॉल्व कर दें rather than taking this assumption जो approximately equal to delta v over delta t है, we can end up with the exact solution. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो dv by dt है इसको कन्वर्ट किया है vti plus 1 minus vti divided by ti plus 1 minus ti. Whether this is right or not, या ये कितना एक्यूरेट है ये वाला, इट ऑल डिपेंड्स कि हम डिफाइन किस तरह से करते हैं. जेनेरिकली ये जो रिलेशनशिप है या ये जो अप्रोक्सीमेशन है, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टेलर सीरीज एक्सपेंशन. एंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन इज कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी at next time interval that is equal to function value at present interval, present index, xi is the present value xi is independent over here. So at present value function की value क्या होगी, plus derivative at present value multiply by the h value. h जो normally numerical techniques में है, इसमें step size उसको डिनोट करते हैं. स्टेप साइज भी टर्म यूज कर लेते हैं, समटाइम हम इसको इंटरवल भी कर लेते हैं. स्टेप साइज इज मोर कॉमनली यूज्ड टर्म. प्लस सेकंड डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय टू, क्या कहते हैं इसको, जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, फैक्टोरियल एग्जैक्टली, फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टाइम्स वो जो इंटरवल है, ये स्टेप साइज है उसका स्क्वायर, प्लस इसी तरह से थर्ड डेरिवेटिव है बाय 3 फैक्टोरियल और उसके साथ जो स्टेप साइज है उसका क्यूब है, प्लस ऑन टिल वी रीच n terms. Again, even approaching the n terms we have some error margin. ठीक है, n terms तक भी चले जाएंगे, n terms we can define it to infinity, and still with the approaching infinity we won't have the really the exact solution. Still we will have certain difference, क्योंकि जब उसको न्यूमेरिकल डिफाइन कर रहे हैं वी आर टेकिंग स्टेप साइज. ये जो स्टेप साइज है उसको n टाइम्स भी सॉल्व कर लेंगे. अगेन जो लिमिटेशन अप्रोचेस टू जीरो वाली, वो अप्रोचेस टू जीरो फुलफिल नहीं कर सकते. इवन इफ वी हैव 10 पर -10, 10 पर -10 इज नॉट इक्वल टू 0. सो फॉर दैट रीजन स्टिल वी हैव सम एरर वैल्यू ओवर हियर. तो ये है ओरिजिनल एक्सप्रेशन जिसको यूज करते हुए वी एंडेड अप विद डेरिवेटिव डेफिनेशन फॉर द वेलोसिटी ओवर हियर. तो इसको अगर वेलोसिटी पे अप्लाई कर लेना है, वी हैव द सेम रिलेशनशिप फॉर द वेलोसिटी, और उसमें जो सॉल्यूशन लेते हुए जो टाइम इंटरवल है वो टी आई प्लस 1 माइनस टी आई है, और सेकंड टर्म में उसका स्क्वायर हो जाएगा. इसी तरह से ये बिल्डअप होता जाएगा, और ये जितनी स्मॉल वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करेंगे उतनी ही ये नेग्लिजिबल वैल्यू बनती जाएगी. ठीक है, और नेग्लिजिबल वैल्यू अगेन जो उसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट लेते हुए वो नंबर्स को और इनसिग्निफिकेंट या स्मॉल करती जाएगी. सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड. अब इसमें ये जो रिलेशनशिप है ये बेसिकली अगर आप नोटिस करें, दिस इज ओनली अप टिल हियर. at xi plus 1 minus function at xi divided by the step size, all this value over here. ठीक, that means कि उसकी 2 टर्म्स तक ही बेसिकली सॉल्व किया हुआ है, या फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म तक ही इसको सॉल्व किया हुआ है. ठीक है, उसके बाद ये जितनी भी टर्म्स हैं सारी की सारी इग्नोर कर दी ये वाली, और ये सारी इग्नोर टर्म किए हैं वी इंक्लूड ऑल टुगेदर, ये जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज में होनी थी उसको डिफाइन कर दिया कि ये उसका ट्रंकेशन एरर है. दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रंकेशन एरर, कि किस ऑर्डर तक हमने इंक्लूड किया है सॉल्यूशन में, और उस ऑर्डर के अलावा बाकी nth ऑर्डर तक जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी हम ट्रंकेशन एरर में काउंट कर लेंगे.
सो फॉर अस इट्स कन्वीनियंट कि हम फर्स्ट ऑर्डर तक उसको सॉल्व कर लें, सेकंड ऑर्डर तक सॉल्व कर लें, क्योंकि जितना हायर ऑर्डर तक जाते जाएंगे अ, अगर 0.1 उसका स्क्वायर ले लें और 0.1 का क्यूब ले लें, दिस इज मच मोर स्मॉलर दैन 0.1 स्क्वायर। सो दैट्स वाई जितने भी ये हायर ऑर्डर में जाते जाएंगे स्टेप साइज, हम उसको इग्नोर करते जाएंगे। और मोर इम्पोर्टेंटली कि उसमें ये जो फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर रहे हैं, ये एक्चुअली उसके वैल्यू फंक्शन के वैल्यू के डेरिवेटिव है उसको और सो फॉर अस समटाइम इट्स मोर कन्वीनियंट या मोर काइंड ऑफ चॉइस कि हम फर्स्ट ऑर्डर तक या जो फर्स्ट डेरिवेटिव तक की जो टर्म्स हैं उसको इंक्लूड कर लें, बाकी सारी की सारी इग्नोर कर लें। तो अगर आप इसको विजुलाइज करना चाहते हैं कि ये ट्रंकेशन एरर किस तरह से है, लेट्स से वी हैव इंडिपेंडेंट वैल्यूज या जहाँ जिससे आप स्टेप साइज वो कर सकते हैं, ये वेरिएबल की वैल्यूज हैं ऑन द एक्स एक्सिस, और जो फंक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल एक्स उसकी वैल्यूज यहाँ पे प्लॉट कर लें। लेट्स से इफ वी हैव अ वेरी जेनेरिक सॉल्यूशन समथिंग लाइक दिस, जो सॉलिड इसके साथ कर्व के साथ दिखाया हुआ, दिस इज अ ट्रू सॉल्यूशन। एंड इफ वी सॉल्व न्यूमेरिकली, तो अगर तो उसको जीरोथ ऑर्डर करेंगे, जीरोथ ऑर्डर का करने का मतलब है वी ओनली इंक्लूडेड दिस टर्म और बाकी जितने भी ऑर्डर जो टर्म्स हैं सबको इग्नोर कर दिया। और जो फंक्शन है वी आर टेकिंग द फंक्शन एट present value and the function at the next value, if those are the same, then we have almost a streamline, x की वैल्यू जितनी मर्जी बड़ी कर देंगे we have almost the same function value। ठीक है, दिस इज द जीरोथ ऑर्डर, क्योंकि हमने फंक्शन की वैल्यू नेक्स्ट इंटरवल पे और प्रेजेंट इंटरवल पे या नेक्स्ट स्टेप जो जो वेरिएबल वैल्यू है प्रेजेंट पे हमने दोनों को इक्वेट करवा दिया। अगर उसको फर्स्ट ऑर्डर कर देंगे, फर्स्ट ऑर्डर उससे रिलेटिवली बेटर हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर की टर्म मतलब है कि उसमें फर्स्ट ऑर्डर भी इंक्लूडेड है और सेकंड ऑर्डर भी, ये दोनों इंक्लूडेड हैं, प्लस जो फंक्शन की वैल्यू है इटसेल्फ एट वेरिएबल एक्स उसको भी इंक्लूड कर दिया। दैट मीन्स कि ये जितने भी हायर ऑर्डर को इंक्लूड करते जाएंगे वी आर मोर क्लोजली अप्रोचिंग टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, बट अगेन दिस इज चॉइस। समटाइम जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं वी स्पेशली जब उसको किसी ज्योमेट्री पे अप्लाई कर रहे हैं और ज्योमेट्री पे सॉल्व करने के लिए उसको डिस्क्रिटाइज करना पड़ता है, दैट मीन्स कि हमारे पास ऑलरेडी जो नोडल पॉइंट्स हैं, हम लेटर ऑन इसको डिस्कस करेंगे, वो ऑलरेडी हमारे पास थाउजेंड्स में या मिलियंस में चले जाते हैं। तो फिर एक एक टर्म को इंक्लूड करने की कॉस्ट आएगी, वो कॉस्ट बेसिकली टाइम कंजम्पशन में आएगी। सो इट्स ऑल आवर चॉइस कि हम कितना जो सोल्यूशन है उसको ट्रू सोल्यूशन को अप्रोच करवाना चाहते हैं, या उसके अगेंस्ट हम जो 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 उसको गेज करेंगे कि कितना टाइम उस पर स्पेंड करना चाहते हैं, तो वो उसके बेस पे हम उसको डिसीजन देते हैं। तो अगर आप ही अगर सिमुलेशन करते हैं प्रोजेक्ट की, तो आप एक सिमुलेशन रन करते हैं, टेक्स अराउंड 1 डे, और उसके अगेंस्ट एक दूसरी सिमुलेशन करते हैं दैट टेक्स अराउंड 1 आवर। your prime choice will be to go to 1 hour until unless you have to go to higher time interval, या उससे ज़्यादा जो आपको कंजम्पशन आ रही है उसकी तरफ जाना पड़े। सो ये जो ट्रंकेशन एरर है, एक तो इसका इफेक्ट आता है कि ऑर्डर कौन सा यूज़ किया है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, कौन सी टर्म्स को इंक्लूड किया है। एक जो दूसरा इफेक्ट आता है वो है इसका जो स्टेप साइज है, स्टेप साइज कितना इंक्लूड कर रहे हैं। जितना स्टेप साइज कम होगा उतना ही जो रिजल्ट है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता जाएगा, उसकी वैल्यूज जो हैं सोल्यूशन की वो एग्जैक्ट सोल्यूशन को अप्रोच करते जाएंगे, और जितना स्टेप साइज बढ़ा लेंगे उतना ही उसमें एरर चांसेस या एरर मार्जिन उसमें ज़्यादा होता जाएगा। सो दैट समथिंग फेयरली कॉमन। उसके लिए एक सिंपल सी एक्सरसाइज दी है, लेट्स से एक फंक्शन है जिसको एक्स पावर 4 जो उसके साथ अगर डिफाइन कर सकते हैं, and the required is to determine the truncation error for the first order approximation। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 अगर एज्यूम कर लें कि एट एक्स इक्वल टू 1 हमने ये फंक्शन को सॉल्व करना है, और ट्रंकेशन एरर के जो ओरिजिनेट होता है बाय फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन मींस कि ये जो जेनेरिक सोल्यूशन है, जेनेरिक सोल्यूशन में एक जीरोथ ऑर्डर वाली टर्म फंक्शन एट एक्स आए
और ये जो फर्स्ट ऑर्डर वाली टर्म है डेरिवेटिव एट एक्स आई और स्टेप साइज मल्टीप्लाई करके, सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करना है। अगर यहाँ तक इसको सॉल्व करें तो बाकी ये जो टर्म्स हैं इसको ना सॉल्व करने की वजह से कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, सोल्यूशन कितना डिविएट करेगा फ्रॉम द एग्जैक्ट सोल्यूशन, वो आप उसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप बेसिकली जो एक्स आई की प्रेजेंट वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू उसमें डिफरेंस कितना रखते हैं। जितना डिफरेंस स्मॉल होगा उतना ही जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा बेटर होगा, एग्जैक्ट सोल्यूशन को अप्रोच करेगा, और जितना ये स्टेप साइज बड़ा हो जाएगा, इसकी वैल्यू बड़ी होगी, उतना ही सोल्यूशन बेसिकली डिविएट करेगा फ्रॉम द एग्जैक्ट सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन बुक में दिया हुआ है इसी प्रॉब्लम का। एट डिफरेंट स्टेप साइज वैल्यू, उसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है और फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन है, ये दोनों दी हुई है। फॉर एग्जांपल एक्स पावर 4, अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें या नेक्स्ट वैल्यू आप इसको सॉल्व करना चाहें, अगर तो जो एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई, ठीक है, एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई, इफ यू डिफाइन दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। For someone, one may be negligibly small number, or for some calculation, it can be really, really high number. It totally depends on the case, on the scenario that you are going to solve. तो अगर उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन देखें इसी से, एक्स आई माइनस वन प्लस माइनस एक्स आई इक्वल टू वन प्लस इस पे सॉल्व करना है, सो टोटल इट मेक्स एक्स इक्वल टू मेक्स 2, और 2 का अगर पावर 4 ले लें दैट मेक्स 64। लेकिन अगर उसी एक्स आई इक्वल टू 1 और एच जो है उसको भी 1 पे अगर न्यूमेरिकली सॉल्व करें, उसका रिजल्ट आता है 5, ठीक है। आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1, उसकी पावर 4 भी कर लें, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस उसमें जो ऑर्डर है 4 माइनस 1 3, सो 4 इंटू 1 की पावर 3 अगेन 1, मल्टीप्लाई कर देंगे एच 1, सो 4 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 5, ठीक। एंड यू हैव न्यूमेरिकली यू गॉट द नंबर 5, एंड 5 इज वे फार फ्रॉम 16, एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 11 एब्सोल्यूट नंबर, 11 डिजिट्स का फर्क है 5 और 16 के बीच में। और अगर आप इसका रिलेटिव एरर फाइंड करना चाहते हैं तो एरर इज 11 डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट रिजल्ट इज, या द एग्जैक्ट रिजल्ट इज 16, and you have certain percent error अगर इसको परसेंटेज की फॉर्म में ले लें या उसको relative की, this number is really really big, this is not acceptable for normal applications. नॉर्मल एप्लीकेशन में तो हम ये relative error है, we tend to go to e power -4 -5 -6, हम ये numbers देख रहे होते हैं अगर आप numerical calculations कर रहे हैं for simulation purposes, तो हम ये numbers approach करने की कोशिश कर रहे होते हैं, and this is way high than the 10 power -4 और -5। लेकिन जिस तरह से स्टेप साइज कम करते जाते हैं, गो टू 0.5 के केस में जो ट्रू है वो 5 है, जो एब्सोल्यूट है वो 3 है, एंड वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन ऑफ 3 डिवाइडेड बाय सॉरी जो डिफरेंस है 2.06, द एरर इज relative error is 2.06 plus some more terms divided by 5.0625, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है दिस इज मच स्मॉलर देन दिस वैल्यू, तो जितना जो स्टेप साइज है वो कम करते जाएंगे, आपको नंबर्स में जो डिफरेंस है उतना ही कम मिलता जाएगा। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, एट स्टेप साइज 0.015625 वी हैव एब्सोल्युटली 1.0639 एंड न्यूमेरिकली वी हैव 1.0625। इसमें जो सेकंड थर्ड ऑर्डर पे जाके उसमें जो डिफरेंस आया, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर पे जाके वो इसमें डिफरेंस आया। So that's a truncation error, and the effect of order of the approximation and the effect of step size on the truncation error. So having said that, जो ये सारे बैकग्राउंड के साथ नेक्स्ट यू आर ऑन द राइट पेज के जिस पे आप फाइनाइट डिफरेंस को डिफाइन कर सकें और उसको सूटेबली यूज कर सकें। तो अभी तक हमने जो टेलर सीरीज को यूज किया हुआ है, दिस इज अ फाइनाइट डिफरेंस अप्रोच, जिसमें आप फंक्शन की वैल्यू नेक्स्ट इंडिपेंडेंट नंबर पे और प्रीवियस इंडिपेंडेंट नंबर पे या प्रेजेंट पे और नेक्स्ट पे आप डिफरेंट वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसकी बेस पे जो फाइनाइट डिफरेंस है उसको डिफाइन किया गया है 3 डिफरेंट
वेज में, कि एक में आप फॉरवर्ड अप्रोच लेते हैं, एक में बैकवर्ड अप्रोच लेते हैं, और एक में डिफरेंट जो सेंट्रल अप्रोच लेते हैं। एंड ऑल दीज अप्रोचेस डिपेंड कि आप जो वैल्यू लेते हैं फंक्शन की, वो प्रेजेंट पॉइंट पे लेते हैं या नेक्स्ट पे लेते हैं या प्रीवियस पे लेते हैं। वी ओनली नीड दीज 3 पॉइंट्स फॉर दिस ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। वी ओनली नीड 3। वो 3 कैसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ जेनेरिक लाइन ऑफ एक्शन कि जिसमें आप x की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल जो कि फंक्शन जिस एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन, तो उसकी 3 वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से एक है एक्स आई पॉइंट है, एक है एक्स आई प्लस 1 पॉइंट है, और उससे प्रीवियस एक एक्स आई माइनस 1 है। ये तीनों पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन डिफरेंट यूज करके वो डिफरेंट टेक्निक्स डिफाइन। फॉर एग्जांपल जो फॉरवर्ड डिफरेंस में हम ये कहेंगे कि जो नेक्स्ट वैल्यू है, फॉर दैट वी ओनली नीड दीज 2 पॉइंट्स। जो डिवाइडेड बाय इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ये दोनों पॉइंट्स में, ये दोनों वेरिएबल्स में, नेक्स्ट पॉइंट माइनस प्रेजेंट पॉइंट डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये जो है प्लस हायर ऑर्डर की जितनी भी टर्म्स उनको इग्नोर करते हुए, उनको ट्रंकेट या उसको कट करते हुए, ख़त्म करते हुए, उसके बजाय एक एरर हमने ऐड कर दिया। सो द फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू फ्रॉम। तो इस तरह से हम उसको फॉरवर्ड डिफरेंस को डिफाइन कर लेते हैं। सो दैट्स अ फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोच। और फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोच में अगेन वी मे नॉट हैव द एग्जैक्ट सॉल्यूशन कि फॉर एग्जांपल अगर ये वाला जो पॉइंट है इस पर डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव इज अगर एक कर्व है, कर्व का डेरिवेटिव इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट, और वो बेसिकली स्लोप होगी जो कि इस कर्व को सिर्फ एक इसी पॉइंट पे ही क्रॉस करके जाएगी, दैट इज द डेरिवेटिव। लेकिन जब अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो उसी पॉइंट को इंडेक्स यूज कर रहे हैं और नेक्स्ट पॉइंट को अगेन यूज कर रहे हैं फॉरवर्ड डिफरेंस में यूज उसको अप्रोच करते हुए। तो देन दोनों के बीच में अगर लीनियर भी है सोल्यूशन, तो लीनियर सोल्यूशन भी इट्स नॉट द सेम एज वी हैव द डेरिवेटिव। ठीक है, ये दोनों अगेन डिफरेंट उसकी वैल्यूज हैं। ये जो स्लोप है इट्स नॉट एज द स्लोप वी हैव दिस वन। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट स्लोप हैं। अगेन इट विल डिपेंड कि ये दोनों जितने क्लोज होते जाएंगे उतनी ही ये स्लोप जो अप्रोक्सीमेटेड है और जो ट्रू है वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करती जाएंगे। सो दिस इज फॉरवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस में ये करते हैं कि हम प्रेजेंट वैल्यू को और प्रीवियस वैल्यू इन दोनों को यूज करते हैं। वी यूज these 2 points to calculate the value at the present point। ये जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी प्रेजेंट पॉइंट पे, for that we need the function value at the present point minus function value at the previous point divided by the step size। उसमें ये करते थे कि वैल्यू एट द नेक्स्ट पॉइंट माइनस वैल्यू एट द प्रेजेंट पॉइंट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय द स्टेप साइज। तो दिस इज द बैकवर्ड अप्रोच। लेट्स से इसमें हमने अगर कैलकुलेशन करनी है एक्स आई पे, वी नीड एक्स आई and we calculate function value at xi based on the information from the previous point xi minus 1। इसको यूज करते हुए हम xi को कैलकुलेट करते हैं। सो दैट्स अनदर अप्रोच कि जिसमें हमारे पास जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन होती हैं उनको यूज करते हुए हम प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं, और फॉरवर्ड डिफरेंस में प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन यूज करके नेक्स्ट की इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं। सो दैट्स अ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। और जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन वे है वो है central difference approximation। Central difference approximation as it says कि let's say हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है at x equal to I पे, यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करनी है we need information from the previous point as well as from the next point। इन दोनों की वैल्यू को यूज करते हुए हम प्रेजेंट पॉइंट पे उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर देते हैं। यू आर क्यूरियस कि ये वाली जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास आएंगी कैसे, स्पेशली जब हम ज्योमेट्री को सॉल्व कर रहे हैं। तो उस टाइम पे हमारे पास जब भी ज्योमेट्री को सॉल्व करते हैं, कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस होती हैं डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए। दिस इज हाउ वी सॉल्व द डेरिवेटिव।
अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो एक बाउंड्री कंडीशन की ज़रूरत होगी, अगर सेकंड ऑर्डर है तो दो बाउंड्री कंडीशन की ज़रूरत होगी। इसी तरह से अगर टाइम डिपेंडेंट है तो उसमें इनिशियल वैल्यूज़ होंगी। तो ये इनिशियल वैल्यूज़ हैं, ये बाउंड्री वैल्यूज़ हैं, ये बेसिकली बाहर वाले जो एंड पॉइंट्स होंगे या टर्मिनल पॉइंट्स होंगे ये उनको डिफाइन कर देंगे। और इन बिटवीन बेसिकली हम मैट्रिक्स बना लेंगे सारे पॉइंट्स को और उनके फंक्शंस को, वो मैट्रिक्स बना लेंगे। देन साइमल्टेनियसली वी विल सॉल्व ऑल द इक्वेशंस। तो ऑल द इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी दे विल बी जस्ट वन लेस देन द नंबर ऑफ वैल्यूज अवेलेबल। तो एक वैल्यू जो लास्ट वैल्यू चाहिए होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो सर आवाज़ ड्रॉप हो गई। सर आवाज ड्रॉप हो गई है आपकी। information and the next information. So slope here, this is very much close to the derivative or the analytical solution at this point. तो अगर इन दोनों पे अगर आप इसकी स्लोप ये वाली देख लेते हैं और ये वाली देख लेते हैं, they are more or less equal to each other. Still they won't be exactly equal to each other. ये जितनी भी अच्छी डेरिवेटिव ये जो स्कीम होगी, न्यूमेरिकल स्कीम होगी, it will have certain error margin. तो अब इसको अगर इसमें देख लें स्टेप साइज कितना हुआ है, वन स्टेप साइज इज फ्रॉम द प्रीवियस टू प्रेजेंट एंड वन स्टेप साइज इज फ्रॉम प्रेजेंट टू नेक्स्ट. सो ओवरऑल वी हैव वन एच प्लस वन एच इक्वल टू 2h. दिस इज टोटल स्टेप साइज दैट वी आर यूजिंग इन द सेंट्रल डिफरेंस स्कीम. तो अगर उसकी फाइनल जो फॉर्मेशन है वी नीड डेरिवेटिव एट xi. For that we are using information at the function value at the next point minus function value at the previous point divided by 2h. This is how we are computing derivative at xi using previous and the next information. So these are the three finite difference approaches. अब जो तीनों हैं उनके अपने error margin होता है. Central difference is relatively more accurate क्योंकि उसमें जो order of accuracy है वो second order की होती है. जो दूसरी हैं जो forward और backward है इसमें जो error है it depends on the first order of the approximation. तो इसमें error margin ज़्यादा होता है. आप इसको exactly अगर solve करके देख लें then you will feel कि जो फॉरवर्ड डिफरेंस है और जो सेंट्रल डिफरेंस है और जो बैकवर्ड डिफरेंस है तीनों में एरर किस तरह से, और आप उसको फिर डिफरेंट स्टेप साइज यूज करके उसको भी सॉल्व कर सकते हैं जस्ट टू विजुअलाइज कि जो सोल्यूशन है वो किस तरह से डिविएट करता है फ्रॉम द एनालिटिकल और एग्जैक्ट सोल्यूशन. तो ये जो होमवर्क है आप इसको सॉल्व कर लेंगे फिर, और आई जस्ट पेस्टेड द सोल्यूशन, वी कैन गो थ्रू इट. यस सर कर लेंगे सर. अच्छा कर लेंगे. मैं क्विकली इसे गो थ्रू कर लेता हूँ विद इन 5 मिनट्स. प्रॉब्लम है सर कि ये क्लास स्टार्ट फंक्शन हो चुकी डिफाइन है किया. फहद साहब की. अच्छा ऑलरेडी स्टार्ट होगी. चलें जी तो आप ये वाले जो है इसको फिर खुद से सॉल्व कीजिएगा. तो नेक्स्ट टाइम हम कुछ फर्दर इस पे डिस्कशन करेंगे फाइनाइट डिफरेंस अप्रोच पे, एंड देन वी विल बी डन विद द फाइनाइट डिफरेंस एंड देन वी विल मूव टू द फाइनाइट टू द डेरिवेटिव एंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स. That's it for today from my side. अगर इससे कोई क्वेश्चन है तो we can take that. Otherwise, we are free to go. सर ये सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्व करना है या वैसे सॉल्व करना? Sorry? सर सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्व करना है ऐसे या आप इसको मैनुअली सॉल्व कर लें. आप इसको मैनुअली सॉल्व कर लें. द ऑब्जेक्टिव इज कि एक तो आपको फाइनाइट डिफरेंस जो स्कीम है उसको अप्लाई करने की वो आ जाए, उसके जो फंडामेंटल्स हैं उसकी समझ आ जाए. दूसरी आपको कुछ फील हो कि ये नंबर्स में किस तरह से वेरी करते हैं. तो आप इसको मैनुअली सॉल्व कर लें. आप मैनुअली इसको विद इन 5 मिनट्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज नॉट दैट कम्प्लेक्स प्रॉब्लम. आप इसको विद इन 5 मिनट्स कर सकते हैं. बाकी इसको जो नेक्स्ट टाइम जो क्लास होगी उसमें आई विल ट्राई कि मैं
साथ में मैटलैब की भी एक्सरसाइज करवा लूँ कि मैटलैब को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप फॉरवर्ड डिफरेंशियल बैकवर्ड या सेंट्रल को अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं देन आई कैन वर्क ऑन इट, अदरवाइज यू आर फ्री टू चूज योर टाइप ऑफ सोल्यूशन, कि आप मैनुअली सारा कुछ करते हैं या इसको न्यूमेरिकली करते हैं। ठीक है। सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू So- से क्वेश्चन था। हम्म। सर एग्जाम में हम सॉफ्टवेयर तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे ना, तो मैनुअली सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। एग्ज़ाम में आप सॉफ्टवेयर भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फिजिकली आप आते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आई कैन अलाउ कि आप अपने कंप्यूटर साथ ले आएँ और उस पर सॉल्व कर लें प्रॉब्लम्स को। ऑलराइट अगर रिमोटली आप सॉल्व करते हैं देन यू हैव योर कंप्यूटर्स विद यू, तो आप वहाँ पे बैठ के उसको सॉल्व कर लें। ऑलराइट सर। तो दिस इज़ नॉट माय रिक्वायरमेंट कि आप इसको सॉल्व मैनुअली करते हैं या इसको कंप्यूटर पे करते हैं। आई विल गिव द प्रॉब्लम एंड आई विल आस्क द सॉल्यूशन फॉर इट।